देखिए ये टेस्ट नंबर हमारा पॉलिटी का है। तो मैंने करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से पहले इसका वीडियो अपलोड किया है। 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो ये भी हमारा टेस्ट सीरीज पेपर रह गया है, तो हम इसको पूरी कर लेते हैं, है ना। पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्योंकि अब ये समय सिर्फ प्रैक्टिस और अपने आंसर को चेक करना, फिर प्रैक्टिस, उसे रिवीजन करना, यही रह गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं, क्योंकि 30 तक कंप्लीट हो गए हैं। आप में से भी जिसने भी ना देखा वो रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, और उसमें प्लेलिस्ट भी है, तो काफ़ी सारी वीडियो है, मैंने पहले भी बताया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सूची का क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट में विषय है और ये अनुच्छेद है। आपने पीवाईक्यू में देखे होंगे इस तरीके से क्वेश्चन खूब बनते हैं, है ना। ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा कि व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास। सेकंड कह रहे हैं कि समान कार्य हेतु समान वेतन। सी समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। या डी प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाना। ये यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 घ, बी अनुच्छेद 41, सी या थर्ड 39 का एंड डी 43 का। तो चलिए हम इनका मिलान कर लेते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका आर्टिकल 41 में है। सेकंड अगर बात करें हम जो बी ऑप्शन है, तो बी का आपका समान कार्य है तो समान वेतन, ये आपका 39 घ में है, ठीक है। इसके बाद में सी 3 आपका है और डी 4 है। तो इस तरीके से जब कोड से आपको आंसर निकालना होगा तो ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब अच्छे से उसमें भी दिया है और आपने पढ़ा ही होगा, तो ये आपका सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 29/2019 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। बी सेकंड इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल तथा श्रीलंका में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की गई। कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात कर लेते हैं आंसर की। देखिए जो नागरिकता संशोधन विधेयक है ये आपका 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। ये सिर्फ मैं जानकारी लिए बता दे रही हूँ, क्योंकि पीसीएस का पेपर फैक्चुअल आता तो मे बी कि फैक्ट से वो क्वेश्चन बना सकते हैं, बट इतना फैक्ट तो नहीं याद रहता है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को भारत की नागरिकता प्रदान करना। और इस प्रकार कथन एक सही है, जबकि आपका कथन सेकेंड सही नहीं है, क्योंकि इसमें श्रीलंका भी दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है। ऑप्शन ए मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। सेकेंड यानी बी इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं। अब यहाँ पर क्योंकि नहीं है बताना तो वो याद रखना, ठीक है। सी ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। एंड डी सभी मूल अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। तो देखिए आपके हिसाब से खुद आंसर आपको मिल गया होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये सभी मूल अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। सभी नहीं, मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, बल्कि हाँ उनमें से, लेकिन कुछ सभी व्यक्तियों के लिए है। यह असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। यह सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। अगर नहीं की बात करें कि मूल अधिकारों में कौन सही नहीं, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ये ऑल जो है ये सभी यही इसको गलत बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन गलत है। अब याद रखना है ऑप्शन ए इस अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। बी यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में महिला आरक्षण की व्यवस्था करता है। सी यह संशोधन अधिनियम 2029 में लागू होगा। एंड डी राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दी। अब इसमें से कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। देखिए हाल ही में आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जिससे राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से ये प्रसिद्ध है। आपको पता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी वो पूछ सकते हैं, वो भी आपका 106वां ही संविधान संशोधन है, ठीक है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से प्रसिद्ध हुआ। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यों की विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जो 2029 से लागू होगी। आरक्षण की व्यवस्था राज्यसभा में लागू नहीं है, तो इसलिए इन्होंने जो कहा है लोकसभा, राज्यसभा यहाँ पर नहीं है आपका, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन है 39 है, बी 43 है, सी 48 है या डी 38 ए। फैक्चुअल है, खूब पूछे जाते हैं और इनको याद भी रखना जरूरी होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए हैं, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39 ए सामान्य एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 ए रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीव की रक्षा करना है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो इन्होंने कहा 38 ए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है। कानून के समक्ष समता, बी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, सी उपाधियों का अंत या डी समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक अधिकार यहाँ पर नहीं है, तो बहुत सिंपल है, आपको आंसर पता ही चल गया होगा। कानून के समक्ष समता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, उपाधियों का अंत मूल अधिकार है, जबकि डी आपका ऑप्शन जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन बी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। ऑप्शन सी, आय कर अदा करना। या डी, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना। कह रहे इसमें से कौन सा नहीं है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपको पता 11 है, जिसमें देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन सही है। सी इन्होंने कहा आय कर अदा करना, ये आपका इसमें मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है विचार करने लायक। ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, बी छोटे परिवार का मानदंड, थर्ड समान कार्य के लिए समान वेतन, एंड फोर्थ प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा से संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ठीक है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, देखिए संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो 9 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को उल्लेख, जबकि अन्य का संबंध संविधान के भाग 4 से नहीं है। सी का संबंध आपका 4 से नहीं है, यानी फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए आपका कहता है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। आर आपका कारण कहता है कि संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट हमारा है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए ऑप्शन ए फिलहाल हमारा सही है। क्यों सही है। भारतीय संविधान को विभक्त राज्यों यानी बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के एक अविभाज्य ऐसा संघ बनाया गया जिसका विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है। ये मोटी बात समझिए, घरेलू भाषा बोले तो लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। कह रहे हैं इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। आपको पता है कि कई सारे राज्यों का बाउंड्री डिसाइड की गई और राज्य आपके बढ़े हैं। तेलंगाना हो गया उसका एक एग्जाम्पल, उत्तराखंड हो गया आपका, है ना। राज्य वो बना सकता है कौन, संघ, लेकिन राज्य जो है वो आपके संघ को नहीं बना सकते, ना ही समाप्त कर सकते हैं। संघ चाहे तो राज्यों को समाप्त भी कर सकता है, नए राज्य बना भी सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। जो उचित कार्यवाही लगेगी वो कर सकते हैं, जबकि राज्य संघ को ना समाप्त कर सकते हैं, ना घटा सकते, ना बढ़ा सकते, मतलब राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं है। वही यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, क्योंकि संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है, लेकिन अब भारत को विभक्त का मतलब कई सारे राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, मतलब वो विभाज्य नहीं हो सकता।
आई होप कि चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का है। 2 सूचियाँ दी गई हैं जिनमें मिलान करना और सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में आपका है, ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन सेकंड है। ए राष्ट्रगान डॉक्टर के एम मुंशी, बी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, सी राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, प्रारूप समिति 24 जनवरी 1950। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, सबको पता है, आराम से, बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी हो गए आपके। राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1900 और प्रारूप समिति डॉक्टर के एम मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला, बी मिनर्वा मिल्स मामला, सी गोलकनाथ मामला या डी शंकरी प्रसाद मामला। बात करें तो आपके सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा गोलकनाथ। आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना, ये कथन एक मामले के द्वारा कहा गया, लेकिन जब परिस्थितियां बदली और मौलिक अधिकारों का कोई मतलब बहुत दुरुपयोग करता है तो फिर उस पर जो न्यायालय है वो अपने हिसाब से जो भी उचित हो सकता है वो कार्रवाई करता है। अब इसको ये मत सोचना है कि नहीं, मौलिक अधिकारों में कभी कभी तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सब स्वास्थ्य के आधार पे कई सारी चीज़ों के। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, कुछ चीज़ें आगे बदलती हैं समय के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि केशवानंद भारती मामला जो आपका 1973 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। ठीक है। सेकंड है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना दिया। तो उपरोक्त में से कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। यह है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें तो आपको केशवानंद भारती आपको पता ही है, एक तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको पढ़ भी लीजिएगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर फैक्ट सही है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्न में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, सेकंड संविधान का संघीय स्वरूप, थर्ड न्यायिक समीक्षा एंड फोर्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो कह रहे हैं कि सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं कि न्यायालय के फैसलों के आधार पर संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए फैसलों के आधार पर कुछ तत्व संविधान के मूल संरचना माने गए हैं, जिनमें जो तत्व हैं वो क्या है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आदि। तो यहाँ पर जो शामिल है वो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन है सोवियत संविधान का प्रभाव है, बी अमेरिकी संविधान से लिया गया है, सी ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, या डी इनमें से कोई नहीं। कानून के समक्ष समानता इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 14 में लिखा है, यानी 14 में लिखा है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश सामान्य विधि से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात होगी कानून के समक्ष समानता, तो ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। यहाँ पर शामिल नहीं है, याद रखना है। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, या डी आर्थिक स्वतंत्रता। उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका यानी में शामिल है। सॉरी, इन्होंने पूछा कि शामिल नहीं है, ये जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन में अगर नहीं है और है पूछता तो उसको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान की उद्देशिका में, तो आपको पता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है, आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है। ठीक है।
तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन है 93वां संविधान संशोधन, बी 95वां संविधान संशोधन, सी 97वां संविधान संशोधन, या डी 102वां संविधान संशोधन। अगर बात करें यहाँ पर तो 97वें संविधान संशोधन 2011 यानी 2011 के द्वारा सहकारी समितियां से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत 43 यानी 43B को जोड़ा गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 97वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 2011 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में मूल अधिकारों में कौन सा से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन है बालाश्रम एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, सेकंड अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, थर्ड है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कूट आपका दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी उपरोक्त सभी। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार आपका आर्टिकल 30 में यानी 30 में लिखित है, जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, और ये आपका मूल अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो सेकंड अगर काट दे तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सेकंड आपका गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है। ऑप्शन है सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन, बी अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वां संविधान संशोधन, सी मेघालय राज्य की स्थापना 28वां संविधान संशोधन, एंड डी नगर निगम नगर पालिका की स्थापना 73वां संविधान संशोधन। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए कि कौन सही सुमेलित है तो आपका ऑप्शन ए ही केवल सही सुमेलित है, क्योंकि नगर निगम जो नगर पालिका की स्थापना वो आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, मेघालय राज्य की स्थापना आपके 22वें संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन आपका 89वां यानी 89 जो 89 होता है, साफ साफ मैं लिख दूं, इसके द्वारा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही केवल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में प्रावधान है, सूची सेकंड में स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया, बी संसद की संयुक्त बैठक जापान, सी प्रस्तावना में न्याय का आदर्श आयरलैंड, एंड डी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति सोवियत संघ। तो अब हम इनका मिलान कर लेते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सिंपल है पर फिर भी एक बार मिलान करके बता देते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से है, ठीक है, और ये संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है वो आपका सोवियत संघ से है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मिलान करोगे तो ए आपका कोड में आंसर सही निकल आएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति डैश। ऑप्शन है न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। सेकंड ऑप्शन है बी विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। या डी किसी व्यादेश की अवज्ञा के लिए दीवानी न्यायालय में फौजदारी कार्यवाही के संग कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा, ठीक है। बात करें तो दोहरे दंड का अर्थ है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में डैश। ऑप्शन है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, बी न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, सी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, या डी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। तो देखिए सामान्यतः 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन कारण का है। अभिकथन ए कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कारण आर कहता है कि इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ कह रहे नीचे 2 कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बी
ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। हम बात करें अगर क्वेश्चन की, देखिए संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल शासन प्रणाली का उत्तरदायित्व या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी ब्राजील। बात करें वैसे तो सिंपल है, बट फिर भी जो भी नया व्यक्ति जुड़ा है, बात करें तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है। अमेरिकी संघ जहां संघ और राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल है, तो आपको पता ही है कि भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सहमति का प्रतिफल नहीं है। ये हमारी कनाडा से, ठीक है, किस देश के मॉडल पे आधारित है, तो ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी, हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है, ठीक है। तो द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों को विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विशेषताएं आपके संघीय शासन की हैं, जबकि सशक्त केंद्र, एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण, ये आपके संघीय शासन की विशेषता नहीं है। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो देखिए सशक्त केंद्र, ठीक है, और एकात्मक, अगर यहाँ पर सशक्त केंद्र की जगह अगर एकात्मक लिखा होता तो वो भी इसमें आंसर में आ जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है। ऑप्शन ए, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कह रहे हैं इसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। बी, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। या डी, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। तो हम बात करते हैं क्योंकि विशेषताओं में नहीं है पूछा गया है, तो हमें नहीं है वो बताना है। देखिए अगर हम आंसर की बात करें, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान था। इसके द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे जो सही नहीं था वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सेकंड है, 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। कह रहे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर आपकी 26 नवंबर यहाँ पर दोनों कथन दिए गए हैं तो हमें बताना है यहाँ पर। तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को पारित या घोषित किया गया, इस पर अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जबकि प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो गया। उपरोक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन है मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। बात करें तो वैसे तो बहुत सिंपल है, संविधान के अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत है एवं विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो अगर आंसर की बात करें तो सी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। ऑप्शन है परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, थर्ड आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, या 4 उत्प्रेषण। कूट दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी सेकंड थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त सभी। देखिए ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेषण रिट जो होती है आपकी सर्टियोरारी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर, एक मिनट, इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्प्रेषण है जो आपका अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है, ना कि प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित वादों में से किस एक में ये कहा गया है कि पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण है। ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद,
BSR बोम्बईवाद, C इंदिरा साहनीवाद या D मिनर्वा मिल्स वाद। बात करें अगर हम तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे की व्याख्या की गई थी। इसी के बाद में ठीक है धर्मनिरपेक्षतावाद एवं संघवाद को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्ष्य माना गया। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। ये आपका हुआ मतलब केशवानंद भारती किस साल में, तो आप लोगों को बहुत बार बताया है, अगर आपको याद हो तो आप खुद ही हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। ऑप्शन है ऑप्शन है KM मुंशी, B डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, C ठाकुरदास भार्गव या D राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें तो प्रस्तावना के बारे में अनेक विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जो ये बातें हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान की कुंजी है, तो ये आपका ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सूची का क्वेश्चन है, 2 सूचियाँ दी गई, सूची फर्स्ट में अनुच्छेद है और सूची सेकंड में प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। B अनुच्छेद 26 या 26 राज्य द्वारा लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि। ऑप्शन C अनुच्छेद 38 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। एंड D अनुच्छेद 41 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो यहाँ पर मिलान करना है, वैसे तो सिंपल है बट कर लेते हैं पहले। देखिए अनुच्छेद 23 और 26 आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि ये दोनों आपके DPSP है। आंसर की हम बात करें तो आंसर हमारा D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है। जो अनुच्छेद 23 है ये आपके मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम सिंपल है। 26 आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से है। इसके बाद में जो आपका ये 38 है ये आपका राज्य द्वारा लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि, और 41 आपका कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो इस तरीके से D ऑप्शन हमारा यहाँ पर कोर्ट में सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, B JB कृपलानी, C जवाहरलाल नेहरू या D डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात करें यहाँ पर कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि JB कृपलानी आपके मूल अधिकार उप समिति के, जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्तियों की संबंधित समिति से तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर मैंने बता सबका दिया, लेकिन अगर अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, या पटेल जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है। ऑप्शन है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, B शैडो कैबिनेट, C सामूहिक उत्तर। संसदीय प्रणाली में छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट की व्यवस्था होती है, जो कि विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। B ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर शैडो कैबिनेट। ये दोनों में एक अंतर का बिंदु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, तो इसमें हमारा B ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। ऑप्शन है संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ, सेकंड संघीय न्यायालय का गठन, थर्ड संघ स्तर पर द्वैध शासन। कूट यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, B सेकंड और थर्ड, C फर्स्ट सेकंड और थर्ड या D केवल थर्ड। बात करते हैं। यहाँ पर देख लिया इन्होंने 1935 के अधिनियम से क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सभी ऑप्शन आपके सही है, यानी कि C ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता में भारत शासन अधिनियम में उन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके संबंध में गवर्नरों को स्वविवेक संबंधी अधिकार प्राप्त है। आपको पता है पहले कि गवर्नर और गवर्नर जनरल होते थे, 2 पद थे, ठीक है। उनका उल्लेख आपके 1935 में नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। कथन हमारे हैं ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, B केवल सेकंड, C फर्स्ट और सेकंड दोनों, D ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें अगर 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, तो भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक
देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन है मुस्लिम, बी एंग्लो इंडियन, सी थर्ड यूरोपीय या फोर्थ सिख। अब यहाँ पर कूट दिया गया है। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड या डी उपरोक्त तो सभी। अगर बात करें कि वर्ष 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत न केवल मुसलमानों को बल्कि सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों यानी कि अनुसूचित जातियों तक भी विस्तारित किया। तो इसलिए यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपका उपरोक्त सभी डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कारण आर कहता है कि निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो यहाँ पर नीचे कूट दिए गए हैं दोनों ही। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी ए गलत है परंतु आर सही है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर निवारक विषयों के बारे में या सूची के बारे में, निवारक निरोध कानून के बारे में। ठीक है, देखिए अभी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं क्योंकि भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार प्राप्त है क्योंकि निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है और संविधान के अनुच्छेद 22(4) से 22(7) तक निवारक निरोध के संबंध में उपबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1) खा। ठीक है, इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर इस अधिकार पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है। ऑप्शन है भारत की प्रभुता, बी अखंडता, सी लोक व्यवस्था या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपका आर्टिकल 19(1) खा के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य भारत की प्रभुता, अखंडता एवं लोक व्यवस्था इन सभी आधारों पर इस अधिकार पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है। निर्बंधन को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो जैसे कि कोई कानून आपको चाहिए, जैसे नागरिकों को 19(1) खा के तहत अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन वो अधिकार अति में न बदल जाए, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा अधिकार है तो फिर वो रोड जाम कर देते। अब रोड जाम वो अपने अकेले एक अधिकार के लिए करते हैं, लेकिन रोड जाम में कई बार एम्बुलेंस फंसती है और कई बार क्या फंस ही जाती है। अब उस एम्बुलेंस के अंदर ऐसे मरीज होते हैं जिनको अगर 1 या 2 घंटे के अंदर बेहतर इलाज मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि निर्बंधन आरोपित करने का मतलब यही है कि आप अपने अधिकार को इतना अति के साथ न लें कि दूसरे के भी अधिकार का हनन हो जाए, है ना। तो उसी में उपरोक्त सभी दिया है कि क्या नाम है, जो संसद है वो इन अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकती है। ठीक है, किस पर? भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था सभी पर। आई होप कि जब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो इन चीज़ों को क्लियर किया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, आप PDF में पढ़ेंगे आंसर को एक बार तो फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर नहीं कर सकता है पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है लोक व्यवस्था, बी अखंडता, सी सदाचार या डी स्वास्थ्य। वैसे सिंपल है बट नए लोगों के हिसाब से मैं बता दूं, सिंपल ऐसा मत सोचिएगा कि आप तो हर क्वेश्चन को ही सिंपल बोलती है। नहीं, सिंपल इस केस में है कि जैसे प्रैक्टिस होती रहती है और आप उसको रिवाइज करते रहते हो तो फिर चीज़ें इतनी कठिन नहीं रह जाती हैं। हाँ, जब हम 4-5 महीने में, जैसे हमने और सब्जेक्ट पढ़े, 4-5 महीने बाद पॉलिटी उठाई तो फिर कुछ चीज़ें तो भूल जाती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम से वर्ड टू वर्ड याद ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 25(1) के अनुसार राज्य निम्न अधिकारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा अखंडता, इसके आधार पर नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसलिए अखंडता हो जाएगा। अगर पूछ लेते ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके किस पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है तो फिर आपका आंसर बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। इसका कारण है, ऑप्शन है संविधान का विस्तृत होना, बी संविधान का लचीला होना, सी संविधान का कठोर होना या डी प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका।
ठीक है। तो कई सारे लोगों के वक्तव्य रहते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों को स्वर्ग का, इसका कारण संविधान का विस्तृत होना है। ठीक है, विस्तृत मतलब बड़ा होना। इन्होंने इसको संविधान का दुर्गुण भी कहा है। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान का विस्तृत होना। ठीक, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। सेकेंड, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर असत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। हम बात करें आंसर की, तो देखिए कथन एक सत्य है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार वर्ष 1976 में संशोधन हुआ था। कथन 2 असत्य है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार का न्याय नहीं है, 3 प्रकार का न्याय है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। सेकेंड, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी केवल सेकेंड। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ, ठीक है, न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब समझते होंगे, इसलिए उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो सेकंड ऑप्शन को जब आप कट कर देते हो तो आपके ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही हो जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए एकल संविधान, बी एकल नागरिकता, सी संविधान की कठोरता, या डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। ठीक है, एकात्मक का मतलब समझते होंगे कि शक्तियां एक सेंटर पे आ जाएं, ठीक है, या एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था के बीच पास आ जाएं, उसे एकात्मक के भाषा में बोलते हैं ना। तो संविधान की कठोरता भारतीय संविधान का एक संघात्मक लक्षण है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की निश्चित विधि का उल्लेख संविधान में किया गया है। कुछ अनुच्छेद जो राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें संशोधन विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आपका एकात्मक लक्षण नहीं है, इन्होंने पूछा है कि लक्षण नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी संविधान की कठोरता। एकात्मक लक्षण है एकल संविधान, क्योंकि राज्यों का अलग कोई नहीं है, एक ही संविधान है हमारे भारत में। एकल नागरिकता, अगर एक ही नागरिकता है, राज्य के लिए अलग से और पूरे भारत के लिए अलग से नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में सेंटर के लिए अलग है और जो राज्यों से लोग आते हैं उनकी राज्यों की एक अलग आइडेंटिटी रहती है। कौन मेक्सिको का है, ठीक है, कौन ओहायो का है, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी। ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, या डी 19 वर्ष। तो अगर प्रैक्टिस में होगा तो मूल संविधान में आम चुनावों के लिए मतदाता की आयु पहले 21 वर्ष थी। आपको पता है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। तो ये पहले बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहले 21 वर्ष थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है। ऑप्शन है आर्टिकल 49, बी आर्टिकल 48, सी आर्टिकल 50, या डी आर्टिकल 51। तो बात कर लें अगर, तो आर्टिकल 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्वों के बारे में है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था। ऑप्शन है सर आइवर जेनिंग्स, बी जी ऑस्टिन, सी लुई फिशर, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था।
तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा चीफ और स्टीम। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है। ऑप्शन है निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। बी निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। सी कानून बनाते समय निदेशक तत्व का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये डी उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ए बी और सी तीनों ही आपके सम्मिलित हैं। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में कौन सा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन है हिंसा से दूर रहें। बी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर। सी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। या डी राष्ट्र की सेवा करें। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता ही है कि 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, ठीक है, जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया था। तो ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी हैं, पूरा मैं नहीं बताऊंगी, आप अच्छे से पढ़ लेना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, अब है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है। सही युग्मों का चयन करें। ये विषय है और ये सूची है। ऑप्शन है जनगणना संघ सूची। बी उद्योग राज्य सूची। थर्ड आपका निगम कर संघ सूची। फोर्थ डाकघर बचत बैंक राज्य सूची। एंड 5 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समवर्ती सूची। अब यहाँ पर कूट दिया गया है। कूट हमारा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4। ऑप्शन बी सेकेंड थर्ड 4 और 5। सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 5 या डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो डाकघर बचत बैंक एक संघ सूची का विषय, अन्य सभी सही सम्मिलित है। तो सी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नीचे फिर कथन का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं अभिकथन ए भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, कारण हमारा कहता है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये तो अपने आप में ही हास्यास्पद है ना। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये बहुत नॉर्मल बात है, सबको पता है। ठीक है, यदि सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देने योग्य है, मतलब ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध नहीं, यानी कि अनलिमिटेड नहीं है। अगर कोई अति करता है तो उन पर अनेक प्रकार के युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर ये कहना मतलब अति उचित होगा कि संविधान व्यक्ति की वही वक्तव्य है कि व्यक्ति मतलब संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। मैंने आपको बोला था ना कि कारण इसका अपने आप में हास्यास्पद है। हास्यास्पद का मतलब हो गया कि अबाध तो है ही नहीं। तो ए सही है, परंतु आपका आर गलत है। कोई अपने अधिकारों के लिए दूसरे का अधिकारों का हनन तो कर ही नहीं सकता, है ना। और जो युक्तियुक्त प्रतिबंध की भी बात की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आजीवन उसके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहेगा, कुछ समय के लिए। ठीक है।